नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और एक महानायक जिसकी जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है और जिसकी मौत आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में एक सवाल बनकर जिंदा है। आज की ये कहानी होने वाली है हमारे देश में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1897, रात का सन्नाटा, तारीख 23 जनवरी। कटक के एक संभ्रांत बंगाली कायस्थ परिवार में सुभाष नाम के एक बालक का जन्म होता है, जिसके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कि एक धार्मिक और बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ महिला थीं। ऐसा माना जाता है कि बालक सुभाष सामान्य बच्चों से अलग था। वह शांत था, गहरा सोचता था और किताबों से उसका गहरा रिश्ता था, और उन्होंने अपने पिता से अनुशासन और माँ से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा सीखी। आगे चलकर सुभाष की पढ़ाई शुरू हो जाती है और सुभाष की पढ़ाई कटक के रेवेनशाह स्कूल से होती है, और जल्द ही वहाँ की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुँच जाते हैं। और यहाँ पहुँचने पर उनका पहली बार टकराव होता है एक ऐसे अंग्रेज प्रोफेसर से जो कि भारतीयों को विभिन्न तरीके से अपमानित करता है। और एक बार वो सुभाष चंद्र बोस के सामने ही भारतीयों को अपमानित करता है, जिसका कि सुभाष चंद्र बोस सुदृढ़ तरीके से विरोध करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां के कॉलेज से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सुभाष चंद्र की हार नहीं होती है, बल्कि उन्हें यहाँ से और भी ज्यादा आत्मशक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया और इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन भारत लौटकर उन्होंने अपने इस नौकरी को ठुकरा दिया। उनका कहना था, मैं एक गुलाम देश में अंग्रेजों की सेवा नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने देश को आज़ाद करा के रहूंगा। भारत लौटते ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में चित्तरंजन दास के साथ कदम रखा और जल्द ही वो कांग्रेस में उभरते युवा नेता बन गए। उनका व्यक्तित्व तो करिश्माई था और विचार बहुत ही ज्यादा तीव्र था, और वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 1939 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद संगठन में टकराव बढ़ गया और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन वर्ष 1941 में एक कड़क सर्द की रात में एक लंबा कोट पहनकर, सिर पे टोपी लगाकर, नकली दाढ़ी लगाकर सुभाष घर से भाग निकलते हैं और कोलकाता से पेशावर, वहां से अफगानिस्तान और फिर वहां से रूस, और रूस से हिटलर के जर्मनी पहुंचते हैं। और जर्मनी पहुंचते ही वो हिटलर से भारत की आज़ादी की मदद मांगते हैं, लेकिन हिटलर के द्वारा उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिलती है और यहाँ पर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। हालांकि इसके बाद वे जापान चले जाते हैं और जापान पहुंचकर वे आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हैं और बहुत सारे सैनिकों को एकत्रित करते हैं, और वहीं पर वो दो नारा देते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद उन्होंने 1943 में अंडमान निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र घोषित किया और वहां तिरंगा फहराया। फिर बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश किए और 1944 में मणिपुर के मोइरांग में पहली बार भारत की धरती पर INA ने तिरंगा लहराया। लेकिन जापान की हार के साथ ही INA को पीछे हटना पड़ा और नेताजी ने अंतिम विकल्प चुना, रूस जाना, जिसके बाद वे रूस जाते हैं। इसके साथ ही 18 अगस्त वर्ष 1945 में नेताजी ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से जापानी विमान से रवाना होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जापानी अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए हैं और अस्पताल ले जाते वक्त ही उनका वहीं पर निधन हो गया। लेकिन यहाँ से नेताजी का कोई भी शव प्राप्त नहीं हुआ, कोई तस्वीर नहीं मिली और न ही कोई उनका DNA टेस्ट ही मिलता है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य बन जाता है। और आगे चलकर वर्ष 1956 में शाहनवाज समिति ने कहा कि हाँ, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई है, और 1970 में खोसला आयोग ने भी यही कहा। लेकिन जब वर्ष 1999 में मुखर्जी आयोग बना तो उसने साफ कहा कि विमान दुर्घटना की कहानी झूठी है और यहाँ से नेताजी की मृत्यु का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। इसके बाद वर्ष 1955 से 1985 के बीच उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक रहस्यमयी बाबा मिलते हैं, जो कि फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से रहते हैं, और उनके पास से वहाँ पर रहने वाले लोगों को नेताजी से जुड़ी हुई कुछ किताबें, कुछ दस्तावेज,
फोटो और INA की चिट्ठियां मिलती हैं, जो कि वहां के लोगों में गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस के होने की शंका पैदा कर देते हैं। उनकी अंग्रेजी और जर्मन भाषा पर पकड़, नेताजी के जैसे हस्ताक्षर और उनके मन आवृत्ति यह शक पैदा कर देती है कि क्या सच में यही तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। और वर्ष 2016 में सरकार ने कुछ फाइलें सार्वजनिक की, लेकिन रहस्य अब भी रहस्य ही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेहरू सरकार नहीं चाहती थी कि नेताजी वापस आएं और उनके रूस के साथ पत्र, IB रिपोर्ट्स और नेताजी की निगरानी की फाइलें दशकों तक बंद रखी गईं और यहीं से ये कहानी बंद हो गई, जिसके आगे फिर बात नहीं की गई। और ये एक ऐसा अंत है जो कि कभी खत्म ही नहीं हुआ। और नेताजी की ये आवाज आज भी गूंजती है कि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा भारत की आजादी के लिए संघर्ष करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा सुभाष चंद्र बोस की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।